हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग आज का? आई होप आप लोग जो होंगे सब ठीक से होंगे। ठीक है, आप सबकी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो रहेगा राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के अंदर। अभी तक जो था हम लोग जो है वो मॉडरेट फेज जो था वो डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन के अंदर, जो सेशन 6 रहा है। ठीक है, और आज के जो सेशन हम डिस्कस करेंगे मिलिटेंट नेशनलिज्म कि किस तरीके से जो मॉडरेट्स की जो वीकनेसेस थी, ठीक है, और जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनलिस्ट के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन थे इनके राइज होने के, मिलिटेंट नेशनलिज्म के। ठीक है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकंड फेज रहा था, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म का, उसके अंदर जो उनके मेथड्स थे यूज़ करने के, वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट वे में आते थे, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस हो, बाइकआउट हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। तो राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के राइज होने के बहुत सारे रीजन थे जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम जो है आगे चल करके डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद रोल ऑफ कांग्रेस क्या रहा था, जिस हिसाब से पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो नेशनलिस्ट जो उनकी नेशनलिज्म की वजह से, ठीक है, जो लोगों का जो एंगर था वो निकल के बाहर आया था इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, वो उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिज्म के जो आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो सूरत में स्प्लिट हुआ, उसको सूरत स्प्लिट मोस्ट फेमसली जाना जाता है 1907 में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स की, कैसे किस तरीके से जो ब्रिटिशर ने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इंडिया के साथ खेली, ठीक है, और पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक की आज हम बात करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन के जो कि मैंने भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट एंड मोरले मिंटो रिफॉर्म, ये सभी जो टॉपिक है आज के हम जो टॉपिक हैं ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे आज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी से इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, सो डैट जो है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और भी जो आपके जो रिलेटिव्स हैं जो EPFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या और भी जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, सो दैट कि जो हमारा जो कवरेज है, एरिया कवरेज है, वो थोड़ा वाइडर हो सके और जो डिस्कशन है और ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए अपने आज के टॉपिक को जो है शुरू करते हैं, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म को। जैसे बच्चों अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज था, मॉडरेट फेज, ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 तक का, तो इसमें मॉडरेट्स के बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस देखने को नहीं मिली थी। उनके जो मेथड्स थे, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो उन्होंने मेथड यूज़ किए थे ब्रिटिशर के अगेंस्ट, जैसे जो PPP मॉडल था उनका, प्रेयर एंड पिटीशन वाला मेथड, तो उसकी वजह से ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडियंस की जो उनके इंडियंस जो सेल्फ रूल की जो डिमांड कर रहे थे, जो जिस तरीके से ब्रिटिशर जो है इंडियंस का इकोनॉमिक वे में, पॉलिटिकल वे में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म हुआ था, लोगों के अंदर एक एंगर जो था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये रीज़न रहे थे, ठीक है, कि एक्सट्रीमिज्म जो था वो राइज होना स्टार्ट हो गया था। तो जल्दी से अब इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जो पीरियड रहेगा 1905 से लेकर के आने वाला 1915 तक का, वो 1905 से लेकर के, ठीक है, 1909 तक का वो रहेगा एक्सट्रीमिज्म का पीरियड, और 1909 से लेकर जो पीरियड जो आगे चलेगा उसके बाद क्या होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो रोल होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। 1909 के बाद जो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड जो होगा वो राइज हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जो डिफरेंट जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की जगह पर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म वाले आइडियोलॉजी वाले जो लोग होंगे आपको वो देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से 1916 में जाकर के जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब ये दो गुट जो होंगे, मॉडरेट्स के और एक्सट्रीमिस्ट के, लखनऊ पैक्ट के अंदर जब ये एक साथ आएंगे, उसके बाद से फिर से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगी वो कांग्रेस के आसपास चलेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो रहेंगे वो पंजाब में रहेंगे लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक रहेंगे महाराष्ट्र में, बिपिन चंद्रपाल और बिंदु घोष रहेंगे
कलकत्ता बंगाल में। तो कोज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म देख लेते हैं। जो फर्स्ट रीजन बनेगा कोज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म का, वो रहेगा फेलियर ऑफ मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, वो जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाए थे। ठीक है, जो उनकी जो एकमात्र जो वन ऑफ द सक्सेस थी 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है, वो भी जो था वो जो उनकी जो डिमांड्स थी उसके ऊपर खरा नहीं उतर के पे आया था। तो वन ऑफ द रीज़न रहा था फेलियर ऑफ मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स जो थे, जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं दे पाए थे। सेकंड रीजन आता है फैमिन एंड प्लेग ऑफ 1896-97। जो ब्रिटिशर की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन लिया जाता था, जिसकी वजह से 1890s का जो पीरियड था उसके अंदर ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा फैमिन आए थे, जिसकी वजह से जो था लैक्स ऑफ पीपल की डेथ हुई थी। और इसी बीच में क्या रहा था, जब एक तरफ तो जो है हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लॉर्ड एडविन थे, ठीक है, लॉर्ड एडविन थे, उनका जो था एक दिल्ली दरबार लगाया गया था उनकी सक्सेशन के लिए, जो उनकी सक्सेशन हुई थी, ठीक है। एक तरफ जो लोगों को खाने के लिए मिल रहा और एक तरफ जो था पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। तो फैमिन और प्लेग जो था 1896-97 का रीजन बने। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बिकम वेरी वर्स, कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया है कि ब्रिटिश जो मेनली जो थे वो अपने फ़ायदे के लिए ही जो थे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती थी। तो अभी तक जो आकर के जो उनकी जो डिमांड्स थी, जैसे मॉडरेट्स के लोगों के ऊपर एक विश्वास था कि इंडियन मॉडरेट्स वो उनके इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए कुछ करेंगे, बट लोगों को अभी तक ये चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो तब तक सुधरने नहीं वाली जब तक जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियंस पीपल के हाथ में नहीं आ जाती। तो यही एक रीज़न बनेगा कि लोग जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट थे वो आगे जाके फ्यूचर में सेल्फ रूल की, स्वराज की डिमांड करेंगे। तो जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रहेगा राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के अंदर की रूसो जापानीज वार 1905 में हुई थी, जिसके अंदर जापान ने जो था रशिया को डिफीट कर दिया था। तो एक जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी कि कोई एशियन पावर जो है यूरोपियन पावर को नहीं हरा सकती, तो वो एक जो एक सस्पिशन था, या आप जो कह लीजिए जो एक इल्यूजन था, वो दूर हो चुका था। और जो जापान जो एक एशियन कंट्री थी और बहुत जल्दी से उसने सक्सेस भी जो थी हासिल करी थी, और साथ साथ जो रशिया था उसको डिफीट किया था। तो ये भी वन ऑफ द रीजन बना था राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म का। ट्रेंड लीडरशिप, अभी तक की जो लीडरशिप थी मॉडरेट्स की लीडरशिप थी, जिसमें जो गोखले साहब थे, दादा भाई नौरोजी साहब थे, वो जो मास मूवमेंट को लेकर के उनके मन में सस्पिशन था, ठीक है, वो लोगों को की जो एनर्जी थी उसको चैनलाइज नहीं करना चाहते थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। बट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये वेल सफिशिएंट थे। जो लोगों की एनर्जी थी, मास मोबिलाइजेशन की एनर्जी थी, उसको चैनलाइज करने के लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, जैसे कि हम जब आगे डिस्कस करेंगे, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, ठीक है, उसके बाद जो मॉडरेट्स होंगे वो रिलाई करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू जो था जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चलाया जाए, ठीक है, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो उसकी लड़ाई है वो जो है वो बंगाल तक ही लिमिटेड रहे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे वो चाहेंगे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंगेंस्ट जो मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में चले, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, और आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड जो मूवमेंट किस तरीके से चलाया जाए, इसको डिफरेंसेस की वजह से इनका जो दो गुट रहेंगे एक्सट्रीमिस्ट का और मॉडरेट्स का, ये आपस से अलग अलग हो जाएंगे, जो कि सूरत स्प्लिट में हम देखेंगे। तो उसी का जो बेस है अभी आपको समझ जाना चाहिए कि जो कॉजेस ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म बने थे, यही आगे चल करके इनमें से वन ऑफ द रीजन जो रहेंगे वो इनके आपस में बाइफर्केशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी रीजन बनेगा। अब जो रिएक्शनरी रूल था लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड कर्जन जो था बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए समझदार व्यक्ति था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था बहुत छोटी उम्र में, बहुत सबसे छोटी उम्र का जो गवर्नर जनरल, जो वाइसराय बना था, वो लॉर्ड कर्जन ही थे, ठीक है। तो उनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से हमने देखा था कि लॉर्ड लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, और लॉर्ड डलहौजी की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ की वजह से दैट टाइम 1857 का रिवोल्ट हुआ था। इसी तरह से जो रिएक्शनरी रोल था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है, उसकी वजह से क्या रहेगा, स्वदेशी मूवमेंट और राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म होगा।
तो लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले आकर के क्या किया था, 1899 के अंदर कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो था वो पास किया था, जिसके अंदर से जो इंडियंस का जो कंट्रोल था वो उसमें से लोकल बॉडी में से घटा दिया था। इसका मेन रीज़न यही था कि जो इंडियंस की जो मेजोरिटी होने की वजह से जो इंग्लिश बिजनेसमैन होते थे उनको जो लाइसेंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से इंडियंस का जो मेंबर के थे वो उसको रिड्यूस कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के थ्रू जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से मेजोरिटी जो इंडियंस थे उसको जो था वो भी रिड्यूस कर दिया गया था, और जो उनकी एटोनॉमी थी यूनिवर्सिटीज़ की उसको छीन करके उनको अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया था। तो यूनिवर्सिटी एक्ट जो था 1904 का, उसको पास करने का वन ऑफ द रीज़न यही था कि जो मेनली जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, ठीक है, जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जो उस टाइम की लीडरशिप थी वो जो थी वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के उनको जो थे रूल ऑफ लॉ, जो मॉडर्न जो जिस तरीके से भी जो मॉडर्न जो परिस्थितियाँ थी उस टाइम की, कि किस तरीके से जो ब्रिटिश है इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड में किस तरीके से जो कलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म के क्या इम्पैक्ट रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या था, जो इंडियंस थे उनको ब्रिटिश की जो कारण थे इंडिया के अंदर रहने के, जो उनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आने स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरीके से लीडरशिप को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो था वो लेकर के आया गया था। सेडिशन एक्ट आएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 आएगा, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेडिशन एक्ट जो आजकल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आपको पता होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो वन वे और इन अनदर वे जो आरटीआई एक्ट है उसके अंगेज जो रहता है, कि आरटीआई ऑफिशियल एक्ट की वजह से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था हमेशा ही आप एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। सेडिशन एक्ट आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़ के अंदर जो सेडिशन एक्ट जो देशद्रोह के जो मुकदमे चलाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर आज भी, ये भी जो थे लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही बनाए गए थे। और जो उसका जो वर्स्ट मेजर था, ठीक है, जो इंडियन नेशनलिज्म को वीक करने, जो लॉर्ड कर्जन जो था इंडिया के अंदर जो भी ये एक्ट लेकर के आ रहा था, ठीक है, और जो भी पॉलिसीज बना रहा था, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न यही था कि इंडियन नेशनलिज्म को किसी तरीके से वीक करना। और इसको वीक करने के लिए जो वर्स्ट मेजर जो लॉर्ड कर्जन ने लिया था वो लिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। यही एक पार्टीशन ऑफ बंगाल जो रीज़न बनेगा आगे चल करके स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलाया जाएगा। तो आगे देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक्चुअल में जब भी लॉर्ड कर्जन की बात आए तो लॉर्ड कर्जन को याद रखने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ को याद रखने के लिए एक जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है इंडियन बॉलीवुड मूवी का, वो आपको याद होना चाहिए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। एक्चुअली बोलता कुछ था पर उसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव जो होता था लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज़ का वो डिफरेंट ही होता था। जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करी, मेनली जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जो लाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो ये कह करके लाया गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्गर करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। बट जो एक्चुअल में रीज़न था वो क्या रीज़न था, इंडियन नेशनलिज्म को और इंडियन लीडरशिप को वीक करना। तो सेम वे इन पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर भी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे थे। जैसे एक्सट्रीमिस्ट का जो मॉडरेट्स उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा था, ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आने इंडियन काउंसिल के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो इंडिया का से है उसको इंक्रीज करना। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका वन ऑफ द रीज़न मेन ऑब्जेक्टिव रहा था वो स्वराज का रहा था। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। एक्चुअली स्वराज की जो डेफिनेशन थी वो हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती थी। स्वराज की डेफिनेशन मेनली जो डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है वो जो मेनली जो सभी लोगों को एक्सेप्टेबल थी वो थी सेल्फ रूल की, कि हम जो अपना रूल खुद को रूल करेंगे। अब मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जैसे हमने मॉडरेट्स के मेथड यूज़ किए, मॉडरेट्स के टाइम पे मेथड पढ़े थे कि उनका जो मेथड था वो क्या था, पीपीपी मॉडल जो था वो यूज़ करते थे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको जो ब्रिटिश की जस्टिस और फेयर प्ले के अंदर बिल्कुल भी फेथ नहीं रह गया था, ठीक है। उनको ये पता था कि जो ब्रिटिशर है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करते हैं, और जहाँ पे इंडियन का और ब्रिटिश का इंटरेस्ट क्लैश होगा तो वो इंडियन के इंटरेस्ट को ओवररूल कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेथड से जो एक्सट्रीमिस्ट के वो नॉन कोऑपरेशन के रहेंगे, ठीक है, जो बाइकआउट करना गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस का, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी को प्रमोट करना और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, और इंट्रोडक्शन करना प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन को, कि जो ब्रिटिश की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कॉलेजेस थे, उसको उसमें ना जाकर के जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, आप देखेंगे कि जिस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके अंदर कैसे इंडियन नेशनल एजुकेशन को इस तरीके से इम्पीटस दिया गया।
ठीक है। तो ये मेथड से एक्सट्रीमिस्ट के किस तरीके से वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेकर के चले थे, जो 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 से मेथड्स उन्होंने यूज किए थे। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था 1905 में हुआ, ठीक है। तो उसके पीछे जो रीज़न थे, जो लॉर्ड कर्जन के जो मेनली जो रीज़न था, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिया था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का ये बोलना था कि जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो 78 मिलियन के आसपास है, जिसको गवर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो दैट कि जिसके बाइफर्केशन के बाद इसकी डिवीजन के बाद जो बंगाल को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो रीज़न था लॉर्ड कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मेनली था इंडियन नेशनलिज्म। एक्चुअली जो उस टाइम पे बंगाल था वो इंडियन नेशनलिज्म का एपी सेंटर था। जो मेनली जो लीडर्स होते थे वो बंगाल से ही आते थे। तो उसको बंगाल के में जो इंडियन नेशनलिज्म को वीक करने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। और यहीं से जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो आपको देखने को मिलेगी। और 1905 में जब ब्रिटिश की पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी डिवाइड एंड रूल की, तो साथ ही साथ आप 1906 में देखोगे बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग का बर्थ देखेंगे आप, कि किस तरीके से जो ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ की वजह से मुस्लिम लीग का बर्थ हुआ और पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने किया। तो कर्जन का रियल मोटिव यही था कि जो बंगाल है, हिंदी स्पीकिंग बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसको जो है डिवीजन करना ईस्ट बंगाल से, जो मेजोरिटी उसमें मुस्लिम रहेंगे ईस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर मेजोरिटी हिंदूस रहेंगे। और टू शो द इनॉर्मस पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू वट एवर, कि लोगों को ये बताना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जो चाहे वो कुछ कर सकती है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को आपको अब तक समझ में आ गया होगा मेन रीज़न क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न जो दिया था वो था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। बट एक्चुअल में जो रीज़न रहा था वो था इंडियन नेशनलिज्म को वीक करना। अब ब्रिटिशर ने, लॉर्ड कर्जन ने तो जो करना था वो कर दिया। अब बारी थी इंडियंस की। तो इंडियंस ने इसका जवाब कैसे दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिप्लाई इंडियंस की तरफ से कैसे दिया गया? इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, कि जो ब्रिटिशर्स की जो गुड्स थी, जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उसको बाइकआउट कर करके जो इंडियंस को जो स्वदेशी अपनाना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जैसे जुलाई में अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो क्या था, तो 7 अगस्त के अंदर 7 अगस्त 1905 में एक बाइकआउट रेजोल्यूशन लेकर के आए गए थे कोलकाता टाउन हॉल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट को जो था वो उसकी प्रोक्लामेशन दी गई थी। और जो ऑफिशियल जो फॉर्मली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ऑब्जर्व जो आया था वो आया था 16 अक्टूबर 1905 को। पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर्मली इनटू फोर्स में आया था। तो उस दिन में क्या था, जब फॉर्मली जब ये फोर्स में आया था, ठीक है, उसके बाद जो था कि जिस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, बट 1905 में जब पिटीशन ऑफ बाइकआउट रेजोल्यूशन लेकर के आए तो उस वक्त क्या था, लोगों ने अपने अपने वे से स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ एक दूसरे के साथ कंसोलिडेट, एक दूसरे के लिए कंसोलिडेशन दिखाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे का साथ दिखाने के लिए जो था उस डे के अंदर जो गंगा रिवर है उसमें होली डिप्स लिए, ठीक है, एक सॉलिडेरिटी को शो करने के लिए एक दूसरे के हाथ पे जो राखी थी वो बांधना स्टार्ट किया, कि सो दैट कि ब्रिटिशर को ये दिखा सके कि हम लोग जो एक ही हैं, आप किसी भी तरीके से हम लोगों को अलग नहीं कर सकते। जब 16 अक्टूबर 1905 के अंदर पार्टीशन को जो फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया, और दैट डे वाज थ्रू आउट द बंगाल जो था वो मॉर्निंग डे के उसमें बनाया गया था। लोग जो था आपस में मिलकर के जो एक दूसरे को राखीस बांध रहे थे, ठीक है, जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट जो था वो तो लॉन्च हो गया है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट तो एक साइड पे चल रहा है, बट साथ साथ जो था कांग्रेस का रोल, कांग्रेस का उस वक्त क्या रोल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि गवर्नमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ऑल इंडिया बॉडी थी, ठीक है, तो उस समय पे कांग्रेस जो थी वो किस तरीके से अपना रोल निभा रही थी, हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब 1905 में प्रेसिडेंटशिप जो थी वो गोखले के अंदर, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, उनकी जो प्रेसिडेंटशिप के अंदर 2 रेजोल्यूशन जो वो थे लेकर के आए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, वो देख लेते हैं वो क्या थे। तो
पहला रेजोल्यूशन जो वो लेके आए थे, उन्होंने कंडेम किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को और रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कर्जन वो यूनिवर्सिटी एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिस तरह की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी लॉर्ड कर्जन की, उसको कंडेम किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया था, और उन्होंने एंटी पार्टीशन को सपोर्ट किया था और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये था 1905 के अंदर जो गोपाल कृष्ण गोखले के प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो कांग्रेस रेजोल्यूशन लेकर के आए थे। ठीक है, इसके बाद जो मेनली जो 1905 के अंदर क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, और जो मॉडरेट्स थे, उस टाइम पे इनके बीच के अंदर जो आपस का जो मतभेद थे वो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, जो एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट है वो बंगाल एरिया के अंदर ही लिमिटेड रहे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो बंगाल का जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है वो ऑल ओवर द इंडिया चले। ठीक है, और उसके अंदर पैसिव रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन द, जैसे कि बाइकआउट करना कोर्ट्स का, स्कूल्स कॉलेजेस से डिसमिस हो जाना, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देना, जो गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उसको छोड़ देना, जो लॉयर्स थे वो जो लॉयर्स थे वो कोर्ट जाना छोड़ दें। तो इस तरीके के पैसिव रेजिस्टेंस की डिमांड वो कर रहे थे। बट उस टाइम पे क्या था, तो बट एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा वो आप जो कह लेते लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने ये कंडेम किया था रेजोल्यूशन के अंदर। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे, आपको पता है कि अभी तक जो उनकी जो पॉलिसी जो ब्रिटिशर थे उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो एंगर था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। फिर बात आती है कांग्रेस सेशन जो हुआ 1906 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो था एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे एक बार फिर आमने सामने आए। इसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो लाला लाजपत राय जो है वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और जो मॉडरेट्स चाहते थे वो दादा भाई नेहरू जी को प्रेसिडेंटशिप देना चाहते थे। जो दादा भाई नेहरू जी थे वो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय आप कह लीजिए, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट रहे चाहे वो जो मॉडरेट्स के हैं, तो दादा भाई नेहरू जी एज अ प्रेसिडेंट उसमें इलेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो था एक्सट्रीमिस्ट जो थे एक बार फिर मॉडरेट से हार गए। तो फिर एक बार फिर से जो था एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा कंसोल करने के लिए उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की जो डिमांड थी उनको एक्सेप्ट कर लिया था। बट अभी भी जो आपस में उनके बीच का जो कंटेंशन था, ठीक है, आइडियोलॉजिकल कंटेंशन कि मास मूवमेंट को लेकर के आना है इस मूवमेंट के बीच में, और दूसरा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो अगेंस्ट जो मूवमेंट है ये ऑल इंडिया रहेगा या सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहेगा। ये दो क्वेश्चन अभी भी जो थे बाकी थे। तो इसके एक बार फिर से जो था 1906 के अंदर जो उनके आपस में जो अब मतभेद थे वो एक पूरे तरीके से जो थे वो चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुके थे। बट फिर क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा, एक साल के लिए जो था अब मूवमेंट तो जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो अगेंस्ट जो मूवमेंट है वो तो चले गई। ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की जो डिमांड उन्होंने की थी वो तो जो रहेगी, जो उनकी डिमांड थी वो तो उनको एक्सेप्ट कर ली थी। तो उसके अंदर पैसिव रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया, तो पैसिव रेजिस्टेंस की जो कॉल थी वो एक्सट्रीमिस्ट ने दी थी। अब किस तरीके से मूवमेंट जो थी एक्सट्रीमिस्ट बेस पे आगे चलेगी वो डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है, और किस तरीके से जो डिमांड थी जो वे था फॉर्म ऑफ स्ट्रगल का कैसे चेंज हुआ था। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जिससे मैंने बात करी कि किस तरीके से जो स्ट्रगल का जो फॉर्म था किस तरीके से चेंज हुआ था। जो मॉडरेट्स थे वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर जो थे रिलाई कर रहे थे, बट जो एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड थी 1906 के अंदर स्वराज की और बाइकआउट करने की फॉरेन गुड्स को वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। ठीक है, तो न्यू फॉर्म स्ट्रगल में क्या था, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स कि जो फॉरेन गुड्स थी जो क्लॉथ से, ठीक है, उसको जो बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था। और जो यहाँ तक कि जो इंडियन प्रीस्ट थे, ठीक है, वो भी जो उस समय मैरिजेस में जिस तरीके से जो भी गुड्स थी जो फॉरेन गुड्स थी उसको यूज़ करना को लिए वो नेग्लेक्ट उसको डिनाई कर देते थे। ठीक है, तो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स जो था वो एक स्ट्रगल का जो वे बना। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बेसिकली क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत चांसेस है पूछे जाने के, कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर एंड समितिस। ठीक है, कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर से जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि लोगों के पास जा करके जो था लोगों को बताना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो हिंदूस और मुस्लिम को आपस में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थी और समिति जिसको बोला जाता है वो बनी थी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। स्वदेश बंधन समिति बाय अश्विनी कुमार दत्त, ये एक एग्जाम्पल है कोर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स की।
और जो सेकंड थर्ड मेथड जो यूज़ किया था, यूज़ ऑफ फेस्टिवल एंड मेलास, जिस तरीके से अब गणेश फेस्टिवल और जो शिवाजी फेस्टिवल की डिमांड जो थी, जिस तरीके से फेस्टिवल्स को यूज़ किया जाता था लोगों को पॉलिटिकली उनको कॉन्शियसनेस इंक्रीज करने के लिए, जिसके अंदर जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल को यूज़ किया था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पीटस मिला था, जैसे आपने डिस्कस किया था कि जो उनकी जो यूरोपियन या जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या जो यूनिवर्सिटी थी उसको छोड़ करके जो नेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पीटस दिया गया था, जिसके अंदर बंगाल कॉलेज ऑफ नेशनल कॉलेज को जो इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष। ठीक है, एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो सेटअप किया गया था और फंड्स जो थे रेज किए गए थे, जिसके तहत जो स्टूडेंट्स को जापान भेजा गया था एडवांस लर्निंग के लिए। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ स्वदेशी। ठीक है, किस तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू, किस तरीके से ब्रिटिश को जो ब्रिटिश की जो उनकी गुड्स हैं, ठीक है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बॉयकॉट करना, और किस तरीके से जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो नेशनल एजुकेशन है उसको स्ट्रॉन्गर करना। अब देखते हैं इम्पैक्ट इन कल्चरल स्फीयर। जिस तरीके से हमने देखा एजुकेशन में किस तरीके से जो थी ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जैसे आपको पता है कि जब बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स का तो इंडियन गुड्स की तो डिमांड तो बढ़ेगी, तो जिसकी वजह कहते हैं इंडियन इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश करना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, बट इसी तरह से सेम जो इम्पैक्ट पड़ा था कल्चरल स्फीयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। अमार सुमार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है, जो आज जो बांग्लादेश का जो आज का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, कल्चरल स्फीयर के अंदर किस तरीके से नए नए सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, लिटरेचर किस तरीके से ग्रो कर रहा था, जो पेंटिंग्स थी उस समय की, ठीक है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो किस तरीके से ग्रो कर रहा था, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर द इंडियन आर्ट। उन्होंने किस तरीके से जो भारत माँ की, जैसे हम देखते हैं कि जो आज की डेट में एक जो इंडियन फ्लैग के अंदर एक भारत माँ को दिखाया जाता है, तो जिस तरीके से वो जो पेंटिंग्स थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही तैयार करी थी। ठीक है, वुमेन की पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी कि जो होम सेंटर्ड वुमेन थी, ठीक है, जो अर्बन मिडिल क्लास की जो अभी तक जो थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कहीं ना कहीं दूर थी, तो उनका भी जो रोल था बहुत एक्टिव रोल रहा था। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि वो मेनली वो ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन थी वो नेग्लिजिबल थी या बिल्कुल नहीं थी एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो वुमेन थी वो जो ट्रेडिशनली होम सेंटर थी उनकी जो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम की पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी मुस्लिम से, वो दूर ही रहे थे स्वदेशी मूवमेंट से, क्योंकि उनको ये था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी जो ईस्ट बंगाल है वो उनको मिलेगा। ठीक है, उनको एडमिनिस्टर वो कर पाएंगे इजीली। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ जो उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रही थी, क्योंकि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, कुछ मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट जरूर किया था, बट जो मेनली मुस्लिम क्लास थी वो दूर रही थी स्वदेशी मूवमेंट से, और वो जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन का, डेट इट वुड गिव देम द मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल। तो ये जो मेन जो फीचर्स थे, सैलिएंट फीचर्स आप कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट के, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो इसमें से एक जो नोट जो मैंने यहाँ लिखा हो, सूरत स्प्लिट, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से 1906 के अंदर जो उनके आपस का क्लैश था वो आकर के रुक गया था दादा भाई नेहरू जी की वजह से, जिसको तो उनकी लीडरशिप जो थी उनको प्रेसिडेंटशिप इलेक्ट उनको कर लिया गया था। बट जो 1907 के अंदर जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हो सूरत के अंदर, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हो वो हो नागपुर के अंदर, सो डैट कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, जो लोकमान्य तिलक है, उनको जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाए। बट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो सेशन है वो सूरत में रहे और जो रासबिहारी घोष है उनको जो है प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया जाए, सो दैट कि जो उनका जो एजेंडास है, क्योंकि जिसका प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, ठीक है, तो उसी तरीके से हर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपना लीडर बनाना, प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, और जो मॉडरेट्स थे वो अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। तो लास्ट में क्या हुआ था, जो सेशन था वो सूरत में हुआ था, ठीक है, बट
वही जो जो हमने दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करी थी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो मूवमेंट है वो बंगाल तक सीमित रहेगी, और दूसरा कि किस तरीके से जो जो वे है बाइकआउट का वो मॉडरेट्स थे, जो उनको ये था कि जो ब्रिटिशर है वो उनको ये सुनने को मिल रहा था कि ब्रिटिशर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आना चाहते हैं, तो मॉडरेट्स थे वो एक बार फिर से वही अपनी प्रेयर एंड पेटिशन की पॉलिसीज़ को अपनाते हुए ब्रिटिश को एंगर नहीं करना चाहते थे, उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, सो डैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वो लेकर के आ रहे हैं वो उसका किसी भी तरीके से अफेक्ट पड़े। बट इस टाइम पर के आकर के जो इतने आपस में जो डिफरेंसेस थे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आप ये कह लीजिए कि इनके आपस के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये दो जो गुट थे वो अलग अलग हो गए। जो नागपुर का जो सेशन, जो सूरत का जो सेशन है, वो जो कुर्सियाँ एक दूसरे पर चल रही है, लात मुक्के जूते एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा जो दृश्य था वो देखने को मिला था। ठीक है, तो इन दोनों को जो गुटों को जो इस दो सेक्शन थे कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को, तो इनकी स्प्लिट को मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट फेमसली सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिशर जो स्वदेशी मूवमेंट तो चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने किस तरीके से उसको रिप्रेस किया। ठीक है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स किस तरीके से है स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। मैसिव अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट, अब एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर तो उन्होंने अटैक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो उनकी पॉलिसी आती है, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, कि जो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ स्टिक यूज़ करी कि उनको मैसिव अटैक किया, सेडिशन मीटिंग एक्ट लेकर के आए। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट लेके गया, जिसके अंदर जो था जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उस टाइम पे लोकमान्य तिलक जी, उनको 6 साल के लिए जो था उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। ठीक है, बट कैरेट किसके लिए लेकर के आए? मुस्लिम लीग के लिए और मॉडरेट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा कि एक टाइम पे जो कैरेट का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टिक का भी यूज़ कर रहे हैं। तो सेम टाइम आप देखेंगे जब हम आगे चल करके जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, उस टाइम पे भी उनकी जो पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक वो लेकर के आए थे। ठीक है, उस टाइम पे भी जो था वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उस वक्त उनकी इसलिए कामयाब नहीं हो पाई थी क्योंकि उस समय 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनको मोंटेगो चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म जो थे 1917 लेकर के आने पड़े। बट अब दैट टाइम वो क्या यूज करेंगे? एज अ यूज ऑफ कैरेट मोंटेगो चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म लेकर के आएंगे। ठीक है, और एज अ स्टिक क्या यूज करेंगे? रोलर एक्ट। एज अ स्टिक क्या यूज करेंगे? रोलर एक्ट। तो यहाँ पर वो एज अ स्टिक क्या यूज कर रहे हैं? मैसिव अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट, सेडिशन मीटिंग एक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, और एज अ कैरेट क्या यूज कर रहे हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो उनकी कैरेट जो थी, जिस रूप में वो कैरेट वो दे रहे थे, वो उसको देख लेते हैं। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो थे 1909 के अंदर वो लेकर के आए थे। तो सबसे पहले जो उसका प्रोविजन था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट था, वो मुस्लिम्स को दिया गया था। ठीक है, जो मुस्लिम रिलेटेड जो भी जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, जो जहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो वहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम जो पीपल होंगे वही इलेक्ट करेंगे। तो मेनली जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल जो प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, बट जो नॉन ऑफिशियल जो थे वो अभी भी जो थे मेनली नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से नॉन इलेक्टेड जो मेजोरिटी थी अभी भी रहती थी। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर थे वो मेनली इंडायरेक्टली इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज के थ्रू जो उनको इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं 1992 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर, तो जो लोकल बॉडीज थी उसके इलेक्टोरल मिलकर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते थे, और वहाँ के जो लोग थे वो मिलकर के इंपीरियल लेजिस्लेचर को, जो इंपीरियल जो था, ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसकी जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करते थे। अब ये जो प्रोविजन है इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये जो प्रोविजन आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक फर्स्ट इंडियन को अपॉइंट किया गया था, उनका क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैं साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता भी हूँ कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार मार्क वाली है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो अभी तक का जो ये सेशन था। इसके बाद जो हम अब जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे इस बेस के ऊपर, तो जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। अब जो क्वेश्चन है डिस्कस हम करने वाले हैं। बच्चों लास्ट सेशन के अंदर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे। मैं मानता हूँ अच्छी बात है अगर आपको क्वेश्चन जो है वो इजी लग रहे हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, क्वेश्चन इजी हैं। एक्चुअली आपको लोगों को आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपको इजी लग रहा है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेम क्वेश्चन आपको वो डिफिकल्ट लगेगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन के जो कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन रही थी जो सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन जिसको बोल देते हैं, जो मैं आपको डायरेक्ट नोट की देने की बजाय इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इन द फॉर्म ऑफ वो सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन वो आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो एमसीक्यू बेस्ड ही है। तो चलिए जो अपने क्वेश्चन आंसर है जो सिलसिला उसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जो सेशन को देख रहे हैं वो प्लीज़ आंसर करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं करते हैं। बच्चों जो भी आपको गलतियां करनी, चाहे आप गलत आंसर कीजिए, चाहे आप, ठीक है, चाहे आपको आंसर नहीं भी तब भी आप आंसर कीजिए, सो दैट आपको जो है आपका हिटिंग रेट आपको पता लगेगा कि आप किन क्वेश्चन के ऊपर जो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हर क्वेश्चन आता होगा। तो अपना हिटिंग रेट चेक करने के लिए यही एक मौका है जहाँ पे आप अपना हिटिंग रेट चेक कर सकते हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। चाहे गलत होगा बट आपको इन्फॉर्मेशन तो सही उसके बाद मिल ही जाएगी। तो सभी लोग बच्चे जो हैं वो सभी जो लोग हैं वो आंसर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने लगा है, सभी लोग जल्दी से आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, टू क्रिएट अ मेजोरिटी ऑफ, एक्चुअली माइनॉरिटी जो थी नॉन बंगालीज की वो लेकर के आना चाहते थे। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 रहेगी वो इसकी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 और जो स्टेटमेंट 3 है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी वो स्टेटमेंट गलत रहेगी, ठीक है, ठीक है। जो नॉन बंगालीज की जो माइनॉरिटी के अंदर वो बंगालीज को लेकर के आना चाहते थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ कोट्स गिवन बिलो, कि जो वॉइसरॉय था उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट कह रही, इन माई बिलीव कांग्रेस इज टोटरिंग, ठीक है, टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू एग्जिस्ट टू इज अ पीसफुल डिमाइस। तो जैसे हमने बात करी थी कि स्टार्टिंग में जो लॉर्ड कर्जन था जो मेन एम था इंडिया में आकर के, वो क्या था, इंडियन नेशनलिज्म को वीक करना। और इंडियन नेशनलिज्म का उस समय जो इंडियन नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा किसके हाथों में था, किसके हाथों में बागडोर थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो उसकी डिमाइस करना चाहता था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने कब दी थी, लॉर्ड कर्जन इन अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900, लॉर्ड कर्जन वेल अनाउंसिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड डफरिन ड्यूरिंग द फेयरवेल स्पीच एट कलकत्ता। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो बच्चे से आंसर करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड कर्जन ने लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900। अब देखो बच्चों, इस ऑप्शन ए जो इसका वो है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कैसे कर सकते हो, मे बी वो आपको सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी, आपको 3-4 गवर्नर जनरल के नाम दे देगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो कम नहीं होते, कुछ बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया कीजिए। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन जो है मेनली एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो मिल रही है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सभी लोग बच्चे आंसर करो, वेरी गुड। और अगर आपको सेशन जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको कुछ नॉलेजेबल कुछ आपको गेन कर रहे हो, तो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है, सो डैट आगे भी जो है इस तरह के सेशन जो है हम आपके लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following reason for the emergence of revolutionary terrorism in India after the split of Indian National Congress in 1907? जिस तरीके से 1907 के अंदर कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था, ठीक है, सूरत स्प्लिट जैसे 1907 में हुआ सूरत स्प्लिट, उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म आया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट के बाद जो एक जो था वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो था वो राइज करेगा, ठीक है। और 1916 तक जो रहेगा, जो ये जो पीरियड रहेगा वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रोड में हो। तो उसके रीज़न क्या थे, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टुक एन एरोगेंट एंड रिप्रेसिव अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट, की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव स्टेप्स लिए थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर से, तो फेल हो गए थे टू गिव अ पॉजिटिव लीड टू द पीपल, ठीक है। द रेवोल्यूशनरीज सक्सीडेड टू डेवलप अ वेल प्लान सिस्टम टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो रेवोल्यूशनिस्ट थे, ठीक है, वो एक डेवलप सिस्टम बनाने में कामयाब रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, प्लीज़ जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप
जल्दी से आंसर कीजिए क्योंकि ये बच्चों आपके लिए ही है, ठीक है। अगर आप जितना आंसर करोगे तो आपको उसको उतना ही बेनिफिट होगा, आपको अपना हिटिंग रेट पता लगेगा। हिटिंग रेट मीन्स आपको ये पता लगेगा कि इन क्वेश्चंस के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम के अंदर। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो टीचर है ऐसे ही बोली जा रहा है, बट बिलीव मी आपको अपना हिटिंग रेट जो है वो मालूम होना चाहिए एग्जाम से पहले। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है देख लेते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो एक जब हम रेवोल्यूशनरीज पढ़ेंगे तो वो एक जो है सक्सेसफुल लीडरशिप जो थे रेवोल्यूशनरीज वो नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट थर्ड थी वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स थी वो करेक्ट रहेंगी। क्लियर? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको बताना है सही है या गलत है। ही वॉज नोन फॉर हिज बजट स्पीचेस, ही ट्रेन स्टालवर्ट सच एज जस्टिस राणा डे इन इकोनॉमिक्स, गांधी जी कंसिडर्ड हिम एज पॉलिटिकल गुरु। तो जल्दी से आंसर कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, आपको बच्चों साथ साथ ये भी पता होना, हम एक जो सेशन हम ये भी बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस थे और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी उसके ऊपर हम सेशन बनाएंगे। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन कौन रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर स्पेशल सेशन बनाएंगे। बट आप अपने लेवल पर भी जो इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे, जैसे कि अभी 1906 का सेशन रहेगा, 1907 का सेशन रहा, ठीक है, 1885 का जो फर्स्ट 4 से 5 सेशन है, 1892 का जो सेशन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेशन रहेंगे आपको इंपॉर्टेंट सेशन जो है उनके जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो डी आंसर रहेगा, ठीक है। गांधी जी कंसिडर्ड हिम एज पॉलिटिकल गुरु, और गोखले साहब के जो गुरु थे वो कौन थे, एमजी राणा डे, ठीक है। उन्होंने जस्टिस राणा डे ने ही जो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली अल्टरनेट करके दी हुई है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक इस लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकल ओपोनेंट, ठीक है। जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो थे वो तो थे मॉडरेट, और बाल गंगाधर तिलक कौन थे, वो थे एक्सट्रीमिस्ट। बट उनके ओपोनेंट्स होने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, कोई इनका आपसी वैर भाव नहीं होता था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे, ठीक है। आजकल की पॉलिटिक्स की तरह नहीं कि एक दूसरे की जान के ऊपर उतारू हो जाते हैं। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखते थे पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे। तो जब उनकी डेथ पर जो ये एक स्टेटमेंट दी थी, द डायमंड ऑफ इंडिया, तो देखो अब इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपको यूज़ करनी है। मैं तभी बोलता हूँ कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि हु सेड्स गोपाल कृष्ण गोखले द डायमंड ऑफ इंडिया। तो आपको 3-4 लीडर्स के नाम दे देंगे और आपको बताना होगा कि वो लीडर्स कौन थे। अगर आपने अगर आपने क्वेश्चन जो है हमने जब फर्स्ट सेशन था जो उसमें डिस्कस किए थे, आपने देखा होगा इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, ईपीएफओ के अंदर। तो जो बच्चे जो न्यू जुड़े हैं, जो अभी इस सेशन में नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ जो प्रीवियस जो 6 सेशंस हैं आप प्लीज़ वो देखिए, ठीक है। वरना जो आपको एक जो स्टोरी, जो टाइमलाइन जो हम जिसके थ्रू चल रहे हैं वो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट टर्म्ड एज मॉडरेट फेज, कि जो इंटरनेशनल मूवमेंट का जो अर्ली फेज था उसको मॉडरेट फेज क्यों कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वो जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके साथ लॉयल थे और किसी तरीके का उन्होंने फर्म स्टैंड उनके अगेंस्ट नहीं लिया था, और वो फेवर करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को, ठीक है। तो लास्ट सेशन में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसे ही, तो आपको ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग सभी जो है जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी वो गलत रहेगी, वो उनके अगेंस्ट उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वो जो थे विश्वास तो करते थे, बट साथ साथ उनके जो गलत स्टेप्स थे, ठीक है, जिस तरीके से वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को, तो उनके खिलाफ फर्म स्टैंड भी जो थे मॉडरेट्स वो लेते थे, ठीक है। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी, दादा भाई नेहरू साहब वो मॉडरेट्स ही थे, तो उन्होंने किस तरीके से उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था,
जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट रहेगी, क्योंकि मॉडरेट्स का जो मेथड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड वो यूज़ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की बात करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने की बात करते थे, ठीक है, और मास बेस्ड मूवमेंट को रिजेक्ट करते थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता कि एक्सट्रीमिस्ट का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करते थे और मास बेस्ड मूवमेंट की बात करते थे। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन की जो है जो सेक्शन है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी डिस्कस किया है वो एक्सप्लेनेशन जो है इसमें दी हुई है, जो ऑप्शन बी रहेगा वो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत क्वेश्चन जो अभी रिमेनिंग है आज के सेशन में, तो प्लीज़ जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो बच्चों इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है जल्दबाजी में। यहाँ तो बच्चों हम आपको जो है बता देते हैं इनकरेक्ट है या करेक्ट है, बट एग्जाम के अंदर आपको इस चीज़ की तरफ खासा तौर पर ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है। अबाउट द उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा था, उन्होंने एक्सपोज किया था ट्रू करेक्टर को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के फर्स्ट स्टेटमेंट, वो सक्सीड रहे थे जो डेमोक्रेटिक बेस था उसको वाइड करने के लिए, और जो उनके एफर्ट थे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो उसमें सक्सेसफुल रहे थे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों इसका डी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक बेस तो आपको पता होगा कि वो मास मूवमेंट की बात तो करते ही नहीं थे, ठीक है। तो वो जो मेनली जो वो रहता था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते थे, पीरियड रिपीटिशन की बात करते थे। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग रहेगी, ठीक है। जो नॉन ऑफिशियल्स को इंक्रीज किया गया था, बट जो अभी भी ऑफिशियल की मेजोरिटी थी वो रिटेन थी। नॉन ऑफिशियल्स की जो नंबर्स थे उनको इंक्रीज जरूर किया गया था, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था मॉडरेट्स की, बट जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो अभी भी रिटेन्ड थी, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग हो जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए कि पार्टी इसमें भी जो है बच्चों वो इनकरेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है पार्टीशन ऑफ वाज फॉलोड बाय पैन इंडिया एजिटेशन, कि पार्टीशन के बाद जो पैन इंडिया एजिटेशन हुआ था कि पूरे इंडिया के अंदर जो था वो मूवमेंट चला था। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो इनिशियली था जो इसने मुस्लिम लीग ने इसको जो था सपोर्ट किया था, बट उनको बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको 1911 में जो था अनल किया गया था, ठीक है, बट दी प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वर कार्व्ड आउट ऑफ इट, और जो बिहार और उड़ीसा था इसको अलग कर दिया गया था। और इसकी वजह से क्या था, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो था वो भी ऑफशूट हुआ था इंडिया के बाहर। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसे करेक्ट आंसर देख लेते हैं, सभी बच्चे जो है आंसर करेंगे। तो बच्चों जो बी ऑप्शन रहेगा वो इसका ऑप्शन जो है गलत रहेगा, ठीक है। मुस्लिम लीग स्टार्टिंग से ही इसको जो थी पार्टीशन ऑफ जो बंगाल थी इसको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो बी जो ऑप्शन रहेगा वो सर जो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं, स्टार्टिंग से ही जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको जो था वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, जिसमें कुछ ऐसा कुछ सोचने समझने वाली बात ऐसी कुछ थी नहीं, वेरी इसको मैं जो इजी कैटेगरी में रखूंगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी बच्चे जो है वो आंसर। तो बच्चों ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सभी बच्चे जो है आंसर करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम जो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन के बाद जो हमारा सेशन है उसको खत्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि जो इम्पैक्ट क्या पड़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल का इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इन्होंने इट स्पार्क द सेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्पार्क किया था। इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू द कांग्रेस, कि एक मास बेस्ड जो था स्ट्रगल बना दिया था, कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी। सेकंड स्टेटमेंट। जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इसने बंगाली सेंटीमेंट को इवोक किया था, जो कि बाद में इंस्पिरेशन बना जो थी स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश के लिए 1947 के बाद। तो जल्दी से आंसर कीजिए, इम्पैक्ट क्या पड़े थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी कैटेगरी में आएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा इसके अंदर, एलिमिनेशन मेथड।
किसी भी क्वेश्चन को करने का एलिमिनेशन मेथड जो है बेस्ट मेथड रहता है कि किसी भी करेक्ट आंसर को ढूंढने से पहले आप जो है रॉन्ग आंसर को ढूंढिए। करेक्ट आंसर को ढूंढने से पहले आप रॉन्ग आंसर को ढूंढिए। ये पहले फाइंड आउट कीजिए कि इसमें से इनकरेक्ट आंसर कौन है, तो इनकरेक्ट के बेस पे जो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें जो है यहाँ से ही गलत लग रही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो उसमें 2 स्टेटमेंट ही बचेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सी मैंने इसलिए बोल दिया था कि राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर अमंग द मासेस। तो जो एक्सट्रीमिज्म के जो स्वदेशी मूवमेंट के जो रीज़न बना था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का इंक्रीज होने का, तो पॉपुलैरिटी तो उनकी इंक्रीज हो ही रही थी, ठीक है। तो वो रीज़न तो था ही, बट सूरत स्प्लिट का रीज़न नहीं था। सूरत स्प्लिट का रीज़न नहीं था, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है जो वो गलत हो गया, ठीक है। मैं इसमें अपनी गलती जो है वो मानता हूँ। डी जो रहेगा, जो ऑप्शन डी रहेगा बच्चों वो सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें मेरी गलती है कि मैंने आपको सी बोल दिया। देखिए मैंने आपको बोला था कि तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनके आपस के बीच में, ठीक है। और जो उनका जो आपस में जो एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि एक्सटेंड ऑफ द मूवमेंट जो रेस्ट ऑफ द कंट्री करें, हम ये जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। और जो मॉडरेट्स वांटेड टू कन्फाइन द बाइकआउट मूवमेंट टू बंगाल, ठीक है, एंड इवन लिमिट टू द बाइकआउट फॉरेन गुड्स, लिमिट करना चाहते थे उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। तो बच्चों ये रहेगा हमारा आज का सेशन, ठीक है। जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। चलिए आपका आज का जो सेशन है वो हम ख़त्म करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। तो सभी लोग जो है कोरोना वायरस से बचे रहिए। मैं हर अपने सेशन में बोलता हूँ, प्लीज़ आप लोग सभी जो है वो वॉलंटियर कोर्प्स का काम करना चाहिए आप सभी को अपनी स्टडी के साथ साथ। एक तरह का जो है एक नेशनल मूवमेंट के रूप में ही हमें चलना है, ठीक है। जो यूथ शक्ति है वो हर जितनी भी नेशनल मूवमेंट हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, ठीक है, जो यूथ है, बेसिकली मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया से मेरा मतलब है जो यूथ है वो जो है वो लीड करेगा। कोई भी अगर मूवमेंट जो थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हम पढ़ेंगे, तो अभी भी जो ये टाइम है ये आप लोगों का ही टाइम है, ठीक है। आप लोगों को ही लीड करना है इस टाइम पे वॉलंटियर कोर्प्स की तरह। किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को हमने आज की पोजीशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आपका सेशन, आज का सेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आप आज का सेशन जो है वो ख़त्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।